The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने अपने कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने देखा हुड का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बेस आपने पढ़ी आर्हेनियस की थ्योरी, फिर आपने देखा गार्डियर का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आपने सबसे पहले पढ़ी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, फिर आपने पढ़ी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी, फिर आपने पढ़ी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट थ्योरी और उसके बाद आपने पढ़ी लिंडमैन थ्योरी। इन सब थ्योरीज को पढ़ने के बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन काइनेटिक्स को स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने पढ़ा सोल्ट इफेक्ट क्या होता है, फिर आपने सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेट के ऊपर इफेक्ट देखा और उसके बाद आपने काइनेटिक्स पढ़ी ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर मैंने कैटलिस्ट को स्टार्ट किया था और 2 ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले थे। तो आज इस क्लास को हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उन ग्राफ को प्लॉट करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं उन ग्राफ से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 33 of Chemical Kinetics. अभी तक 32 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लास्ट क्लास को हमने बिल्कुल यहीं पर खत्म किया था। हम पढ़ रहे थे कि आखिर आपका कैटालिसिस क्या होता है और कैटालिसिस के अंदर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको अब 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहला ग्राफ को प्लॉट करना है R वर्सेस S के बीच में और दूसरा ग्राफ को प्लॉट करना है 1/R वर्सेस 1/में S के बीच में। देखिए काइनेटिक्स को हम लोग एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स को मिस करोगे तो आपको आने वाले लेक्चर समझ में नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्लॉट ही बताने वाला हूं, इन प्लॉट का रिलेशन भी देखेंगे लिंडमैन थ्योरी के साथ। तो लिंडमैन थ्योरी भी आपको पढ़नी है। तो जब भी आप लोग RJ अकेडमी के ऊपर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो। किसी भी लेक्चर को आप लोग बीच से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ना तो वो लेक्चर समझ में आने वाला है, ना ही आपको वो टॉपिक समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल ट्राई करना कि आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1 से देखे हो, सारे लेक्चर्स फॉलो किए हो, तभी आप लोग यहां पर लेक्चर नंबर 33 तक पहुंच गए हो। तो आज हम पढ़ने वाले कि आखिर आपका माइकल मेंटन प्लॉट क्या कहता है और आपका लीन वीवर बर्ग प्लॉट क्या कहता है। इन दोनों ग्राफ के ऊपर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और IIT जैम के अंदर भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटालिसिस, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बस थोड़ी सी काइनेटिक्स पढ़ेंगे फास्ट रिएक्शन की। तो 1-2 लेक्चर आपके बच गए हैं, उसके बाद आपकी काइनेटिक्स जो है वो खत्म हो जाने वाली है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर से मैं आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट एग्जाम के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग प्लीज जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं माइकलिस मेंटन प्लॉट की। तो इट इज ए प्लॉट ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस सबस्ट्रेट कंडक्शन अंडर 2 लिमिटिंग कंडीशन। 2 आपको यहां पर लिमिटिंग कंडीशन बनानी पड़ेगी। पहली कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है, तो उससे पहले तो आपको यह पता है कि जो आपका रेट होता है आपके पास क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ E0 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Km प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ S। इसको ड्राइव हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो पहली कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि जो आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो ये आपसे Km से क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो। और सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है इस Km से क्या हो, बहुत ज्यादा छोटी हो। तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि आपका फॉर्मूला कैसा बन रहा है। उस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं जैसे हमने किया था लिंडमैन थ्योरी के अंदर। तो पहला मैंने यहां पर लिया हुआ है एट हाई कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ S इज ग्रेटर देन Km। अब आपको यह भी पता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ S होती है ये आपकी बड़ी है Km से। तो Km का फॉर्मूला के पास क्या होता है, K इनवर्स प्लस का K2 डिवाइडेड बाय K1। इस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिराइव किया था। मैंने कहा था कि Km आपका क्या होता है, जिस रेट से आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकंपोज हो रहा है डिवाइडेड बाय जिस रेट से आपका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, राइट। तो K इनवर्स प्लस K2 से आपके पास क्या होता है, यहां पर ये डिकंपोज होता है और K1 से आपके पास क्या होता है, फॉर्म हो रहा होता है। तो आपके पास जो Km होता है बराबर होता है K इनवर्स प्लस का K2 अपॉन में K1। और अगर आप लोग कह रहे हो कि आपके कंसंट्रेशन ऑफ S Km से बहुत बड़ी है, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ S बहुत बड़ी है K इनवर्स प्लस का K2 डिवाइड बाय K1 से। इस K1 को उठाकर आप लोग यहां पर ले आइए, क्या बन जाएगा पास, कंसंट्रेशन ऑफ S इनटू में K1 इज ग्रेटर देन K इनवर्स प्लस का K2। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखना, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली कंडीशन
थी कंसंट्रेशन ऑफ एस इज ग्रेटर देन Km की वैल्यू से, और Km की वैल्यू को एक्सपेंड कर आप लोग इस एक्सप्रेशन तक भी पहुंच सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एस इनटू में K1 इज ग्रेटर देन K इनवर्स प्लस का K2। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ग्राफ हम लोग कहां से बनाएंगे, ग्राफ हम लोग सिर्फ यहीं से बना लेंगे। तो जैसे ही आपके पास S की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इस Km को इग्नोर कर सकते हो। जैसे ही आप लोग इसको इग्नोर करेंगे फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, K2 इनटू में E नोट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ S। इससे आप लोग काट सकते हो, आपके पास क्या बन जाएगा, K2 इनटू में E नोट की पावर 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू E नोट। और आपके पास E नोट क्या है, एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। भले ही वो रेट इक्वेशन के अंदर ना आता हो, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है। आपको अभी पता चला है माइकल मेंटन इक्वेशन से। उसके बाद आप लोग यहां पर ले सकते हो सेकंड कंडीशन, आपके पास क्या है, एट लो कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ S इज वेरी वेरी लेस देन Km। अगेन आप लोग Km की वैल्यू को पुट करो, इस तरीके से आपको वैल्यू को पुट करनी है। आप लोग पास यहां से क्या निकल जाएगा, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ S इनटू में K1 है, आपका क्या है, बहुत छोटा छोटा है, K इनवर्स प्लस का K2 से। तो इन दोनों ही फॉर्म को आपको याद करना है, इन दोनों ही फॉर्म को आपको याद करना है, और इस फॉर्म से आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको वो ग्राफ याद करना है। तो सारी चीजें आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। जैसे ही आप लोग अपने कंसंट्रेशन ऑफ S को बहुत छोटा लोगे Km कंपैरिजन में, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, अपने S को इग्नोर कर सकते हो, राइट। जैसे ही आप लोग अपने कंसंट्रेशन ऑफ S को इग्नोर करोगे, आपका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा, K2 इनटू में E नोट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Km। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो लगभग आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो आपका रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम की कंसंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम की कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब हमें बनाना है ग्राफ कि आखिर आपका ग्राफ कैसे दिखने वाला है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो पहला ग्राफ मैंने कहां प्लॉट किया हुआ है, आपके रेट और कंसंट्रेशन ऑफ S के बीच में मैंने अपने ग्राफ को यहां पर प्लॉट किया हुआ है। जब आपने देखा था कि जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ही लो थी, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा लो है, तो इस केस के अंदर आपका जो ग्राफ है, वो आपका जो रेट है वो आपके S के क्या है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ S के, यानी कि आपके पास ग्राफ कैसे आने वाला है, लीनियर ग्राफ आने वाला है, जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि स्टार्टिंग में आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, आपके पास लीनियर ग्राफ आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। लेकिन जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर आपका रेट सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो आपका ग्राफ कैसा हो जाने वाला है, आपका यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाने वाला है। ये सेम टाइप का ग्राफ आपका कहां पर आया था, लिंडमैन की थ्योरी के अंदर आया था। वहां पर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा था, लेकिन यहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आपकी कंसंट्रेशन लो होती है, ग्राफ आपका रहेगा लीनियर, जब आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है हाई, ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर आप लोग यहां से अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस एक्सिस के ऊपर, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, आर मैक्स की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। और इस आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गया मेरे पास, K2 इनटू में E नोट के बराबर होगी। ये चीज भी आप लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हो। आपने देखा था कि जो आपका रेट था वो क्या होगा, मेरे पास K2 इनटू में E नोट हो गया था, जब आपके पास S की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी। यानी कि जब आपके पास कंसंट्रेशन S की बहुत ज्यादा होगी, उस टाइम पे जो आपका रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, आपके पास K2 इनटू में E नोट होगा। उसके बाद दो जनरल कंडीशन आप लोगों ने देख ली। तीसरी कंडीशन के पास ये है, इसको हम लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जनरल केस मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इज Km इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S। और अगर आपके पास ये इसके इक्वल है तो आप लोग Km की जगह लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ S लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको लिखो, पास क्या बन जाएगा, K2 इनटू में E नोट डिवाइड बाय 2, यानी कि R max डिवाइड बाय 2। K2 इनटू में आपके पास क्या था, R max, तो क्या निकल जाएगा पास, ये R max डिवाइड बाय 2। ये सेम चीज हमने की थी लिंडमैन थ्योरी के अंदर भी। वहां पर आपके पास क्या था, K इंफिनिटी था, फिर आपके पास क्या था, K इंफिनिटी बाय 2 आया था। वहां से आपने क्या निकाला था, A हाफ निकाला था। यहां पर आपका ग्राफ किसके बीच में है, रेट के बीच में है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच में है। तो जो आपके पास मैक्सिमम रेट होता है, कितना होगा निकल कर आया है, वो K2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ E नोट निकल कर आया है। तो जब आप लोग अपनी कंसंट्रेशन को ऐसा मानकर चलो कि वो Km के लगभग लगभग बराबर होता है, तो जो आपका रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, R max डिवाइड बाय 2 के बराबर हो जाएगा। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली जो जो चीज आपको याद रखनी है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका रेट है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, K2 इनटू में E नोट इनटू में S इन डिवाइडेड बाय S प्लस का Km। और उसके बाद आपको यह याद रखना है कि जो आपका Km होता है ये आपका बराबर किसके होता है, K इनवर्स प्लस का K2 डिवाइडेड बाय K1। K इनवर्स और K2 की वजह से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और K1 की वजह से क्या हो रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद जो
आपके पास रेट होता है उसको आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। इस कंसंट्रेशन ऑफ एस को अगर आप लोग क्या कर लो, यहाँ पर भी ले आओ और आप लोग क्या करो, यहाँ पर भी ले आओ। ये आपके करके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी, K2 इंटू में E नोट डिवाइडेड बाय 1 प्लस में Km अपॉन में S। इस फॉर्म को भी आपको याद रखना है, कुछ बुक्स के अंदर ये फॉर्म गिवन है और एग्जाम के अंदर भी आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकती है। उसके बाद इस फॉर्म से आप लोग ये भी लिख सकते हो कि जो आपका रेट है वो क्या हो गया, R max अपॉन में 1 प्लस का Km अपॉन में सबस्ट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई, क्योंकि आपका K2 इंटू में आपके पास क्या निकल के आया था, R max के बराबर निकल कर आया था। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो 2 ग्राफ बनाए मैंने वो ग्राफ आपको याद रखने हैं। और इस ग्राफ के बाद जो सेकंड ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं अभी, लिन-वीवर-बर्क प्लॉट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप लोग Km की वैल्यू को निकाल सकते हो, R max की वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। सो इट इज ए प्लॉट ऑफ वेरिएशन इन रेसिप्रोकल ऑफ रेट विद रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट इज 1 अपॉन में R वर्सेस 1 अपॉन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन पता है आपको, कि जो आपका रेट है वो बराबर होता है R max इनटू में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये चीज आपने अभी अभी यहां पर देखी है कि आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई थी। इस टाइप की इक्वेशन आपको यहां पर याद रखनी है और इस टाइप की इक्वेशन से आप लोग अपनी वो वाली इक्वेशन बना सकते हो जो आपने अभी भी लिखी है। कैसे निकालोगे, यहां पर आप लोग क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यहां पर क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन S बन जाएगा। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, R max इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपका रेट होता है बराबर किसके होगा आपके पास, ये R max इनटू में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन आपके पास आ गई है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन को कर दो उल्टा, आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू Km प्लस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R max इनटू में S। उल्टा मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, इसके नीचे अलग से लिख दो इसको, उसके बाद इसके नीचे लिख दो अलग से। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में R इनटू में Km अपॉन में R max इनटू में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस S, यानी S अपॉन में R max इनटू में S। इस X से आप लोग ये S को काट दोगे, क्या बन जाएगा पास, 1 अपॉन में R max आपके पास यहां पर बच जाएगा। तो बेसिकली आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन में R इनटू में Km अपॉन में R max इनटू में 1 अपॉन में S प्लस का 1 अपॉन में R max। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, X बोल सकते हो, इसको आप लोग क्या बोल दो, Y बोल लो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट बन जाएगा। और 1 अपॉन में R और 1 अपॉन में S अगर आपके पास कैसा आने वाला है, लीनियर आने वाला है, क्योंकि Y इक्वल टू mx प्लस C से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। M आपका स्लोप होता है, C आपका क्या होता है, Y इंटरसेप्ट होता है। तो ग्राफ को प्लॉट करोगे आपके पास कैसा आने वाला है, कुछ इस टाइप का आएगा। स्लोप इसके बराबर हो गया आपके पास, Km अपॉन में R max के बराबर होगी। और जो आपके पास यहाँ पर ये Y इंटरसेप्ट है आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R max के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली बात करते हैं कि आखिर ये Y इंटरसेप्ट आप लोग निकालते कैसे हो। अगर मैं बात करता हूँ इस Y एक्सिस की, तो इस पूरे की पूरे Y एक्सिस के ऊपर आपके पास X की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। और यहाँ पर आपके पास जो X है आपके पास वो क्या है, X आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन में S है। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1 अपॉन में X जो कि आपका X के बराबर होता है, इसको आपको 0 के बराबर लेकर चलना पड़ता है। अगर ये आपका 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो आपके पास ये 1 अपॉन में R है, या किसके बराबर निकल कर आपके पास 1 अपॉन में R max के बराबर निकल कर आ गया। यानी कि Y इंटरसेप्ट आपका बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में R max के। और Y इंटरसेप्ट को आपने निकाला है अपने X वाले पार्ट को 0 कर कर। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको X इंटरसेप्ट भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ को आप लोग पीछे की तरफ भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो और आपके पास यहां पर क्या निकल जाएगा, ये X वाला इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा। और अगर आपको X इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने Y को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। और यहां पर इस इक्वेशन के अंदर आपके पास Y क्या है, 1 अपॉन में R है। और अगर आप लोग इस 1 अपॉन में R को 0 पुट कर दोगे तो आपको देखनी है कि आपके X की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन में X की वैल्यू क्या होने वाली है। तो जब आप लोग इसको 0 पुट करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा Km अपॉन में R max इनटू में 1 अपॉन में सबस्ट्रेट प्लस का 1 अपॉन में R max इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या कर दिया, 0 के बराबर पुट कर दिया। आपके पास क्या है, X है। इसको मैं क्या लेता हूं, इसको मैं ले देता हूं X। यहाँ पे पास क्या बन जाएगा, Km डिवाइडेड बाय R max इज इक्वल टू, इसको ले जाओ इधर की तरफ, क्या बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में R max। इस R max से आप लोग इसको काट सकते हो, पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में Km। यानी कि आपका जो x इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर आ गया, माइनस के 1 अपॉन में Km के बराबर आ गया। तो आपको यहाँ पर y इंटरसेप्ट को भी याद करना है। और जब मैं इसको करूंगा एक्स्ट्रापोलेट तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x का इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन में माइनस के Km के बराबर आ जाएगा। तो इसको भी आपको याद करना है और इसको भी
आपको याद करना है। और ये ग्राफ ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट से आप लोग आर मैक्स को भी निकाल पा रहे हो और के एम को भी निकाल पा रहे हो। और अगर आपको स्लोप दे दिया जाए तो आपको स्लोप किसके बराबर होगा, आपके पास वो के एम अपॉन में आर मैक्स के बराबर होगा। तो ये वाला ग्राफ ज़्यादा हेल्पफुल है, इस ग्राफ को यूज कर वो आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो आपको ये वाला ग्राफ हर वक्त आना चाहिए। बेसिकली अगर आप लोग यहां पर देखो, पास क्या निकल कर आ गया, जो आपका के एम है ये बराबर किसके हो गया, पास स्लोप इनटू में आर मैक्स के बराबर हो गया। और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो आपका वाई इंटरसेप्ट है पास क्या है, 1 अपॉन में आर मैक्स के बराबर है। यानी कि जो आपका वाई इंटरसेप्ट है इसको आप लोग कह सकते हो, जो आपके पास आर मैक्स है आप कह सकते हो 1 अपॉन में वाई इंटरसेप्ट लिख सकते हो। यानी कि जो आपका के एम क्या बन जाएगा, स्लोप इनटू में, इसकी जगह लिख दो आप लोग 1 अपॉन में वाई का इंटरसेप्ट लिख दो। यानी कि आप लोग के एम को डायरेक्टली निकाल सकते हो आपके ग्राफ से। कैसे निकालोगे उसको आप लोग, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्लोप को डिवाइड करना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट से, आपके पास डायरेक्टली के एम निकल कर आ जाएगा। या फिर आप लोग एक्स इंटरसेप्ट का यूज कर के एम को डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक्स इंटरसेप्ट को कैसे ड्रॉ करना है उसको मैंने यहां पर आपको अलग से दिखाया भी हुआ है। वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लीन वीवर बर्ग प्लॉट। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक्स प्लॉट करना पड़ेगा। इस एक्स इंटरसेप्ट को आपको निकालना है, वाई को 0 रखकर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक्स आपके पास यहां पर क्या है, 1 अपॉन में एस है। वाई आपके पास यहां पर क्या है, आर है, 1 अपॉन में आर है। तो इसकी वैल्यू को आपको 0 पुट करना है। जो भी आपका 1 अपॉन में एस बराबर आएगा पास वो क्या हो जाएगा, एक्स का इंटरसेप्ट हो जाएगा। जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट था बराबर निकल कर आया था माइनस का 1 अपॉन में के एम। तो आपको याद रखना है कि जो आपका वाई इंटरसेप्ट है ये बराबर होता है 1 अपॉन में आर मैक्स के, और जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है ये बराबर होता है माइनस के 1 अपॉन में के एम के। और अगर आपको के एम की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट से तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो। के एम आपका बराबर होता है स्लोप अपॉन में वाई इंटरसेप्ट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर वो ग्राफ दे देगा, स्लोप दे देगा, एक्स इंटरसेप्ट दे देगा और वाई इंटरसेप्ट दे देगा। ग्राफ के अंदर आपको पहचानना है कि इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। आपको आर मैक्स की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए, आपको के एम की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। अब जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दो ग्राफ थे इस पार्ट से कैटालिसिस से, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या होती है, क्योंकि यहां से आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जो दो ग्राफ प्लॉट किए वहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं आईआईटी जैम के अंदर, लेकिन सीएसआईआर नेट और गेट के अंदर आपके पास एंजाइम कैटालिसिस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जनरली एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन में इनपुट। एफिशिएंसी को हमने थर्मो के अंदर भी बहुत पढ़ा है, जब हमने पढ़ा था कार्नोट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो जनरल फॉर्मूला पास क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब बात ये करते हैं कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपका आउटपुट क्या है और इसके अंदर आपका इनपुट क्या है। आप लोग कर रहे हो अपनी केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग डाल रहे हो अपने एंजाइम को। उस एंजाइम को आप इसलिए डाल रहे हो ताकि आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस एंजाइम से कंबाइन होकर के क्या बना ले, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बना ले, ताकि वो कॉम्प्लेक्स आगे जाके बना ले प्रोडक्ट बना ले। तो आपका आउटपुट क्या होने वाला है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, वो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपके एंजाइम से बाइंड होकर वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, आउटपुट होने वाला है। और इनपुट क्या होगा आपके पास कि आपने रिएक्शन में कितने एंजाइम डाले। ध्यान रखना, आउटपुट आपके पास यहां पर क्या हुआ कि आपके कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम से बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इनपुट क्या है कि आप लोग उस रिएक्शन के अंदर कितना एंजाइम डाल रहे हो। यानी कि आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, रिएक्ट किससे कर रहे हैं, ये आपके पास एंजाइम से रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ कैटालिसिस इन्वॉल्व, कितना आपने यहां पर अपने एंजाइम को डाला है। एंजाइम पास यहां पर क्या है, कैटालिस्ट है। तो इन माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द प्रपोज्ड मैकेनिज्म। जो आपके पास मैकेनिज्म था, क्या था आपके पास मैकेनिज्म, ई प्लस में सबस्ट्रेट से आपके पास क्या बन रहा था, कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास क्या बना रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था। तो आपको पता है आपके पास यहां पर क्या था, K1 था, आपके पास क्या है, K इनवर्स, आपके पास यहां पर क्या है, K2 है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है इन माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट इन्वॉल्व इन प्रपोज्ड मैकेनिज्म। जो आपके पास ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इसमें जो आपके पास रेट कांस्टेंट होते हैं, इससे आप लोग अपनी एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करते हो, उसके लिए आपके पास यहां पर दो टर्म आने वाली है। पहली आएगी कैटालिटिक कांस्टेंट और दूसरी आएगी कैटालिटिक एफिशिएंसी। क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि आपसे कैटालिटिक कांस्टेंट बोला गया है या फिर कैटालिटिक एफिशिएंसी बोला गया है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहला वर्ड सेम है, बाद के वर्ड में डिफरेंस है, लेकिन आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर आपका कैटालिटिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है। तो कैटालिटिक कांस्टेंट को आप लोग टर्नओवर नंबर भी बोलते हो। क्वेश्चन के अंदर वो टर्नओवर नंबर भी दे देगा, और अगर आपने इसको
इसको निकाला इन केस ऑफ पर सेकेंड, इसको आप लोग क्या बोल दोगे, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोल दोगे। तो इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आपका मैकेनिज्म आपके पास क्या था, जो आपका एंजाइम है ये सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और जो आपका एंजाइम है इसको वापस से क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। अब ये जो एंजाइम रिलीज किया है, ये एंजाइम एक साइकिल को पूरा करने के बाद क्या वापस से जाकर सबस्ट्रेट से अटैक होगा, उसके बाद वापस से आपके पास ये बनेगा और फिर ये वापस रिलीज होगा, फिर ये वापस जाएगा। क्या ये इस तरीके से अपनी साइकिल को वापस से कंटिन्यू करता रहेगा। और एक बार जब ये वापस से जा रहे हैं इसको आप लोग क्या बोलते हो, टर्न ओवर बोलते हो। जो टर्न का मतलब आपके पास क्या है, ये जो एंजाइम जो हम रिलीज हुआ है लास्ट के अंदर, क्या ये वापस से आपकी रिएक्शन के अंदर हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, आपके पास रिएक्शन चली है 1 घंटा और मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एंजाइम ने 20 बार आपके पास इस साइकिल को रिपीट किया है। अगर आप लोग निकालना चाहते हो कि 1 सेकंड में उसने कितनी बार टर्न किया है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हो। अगर आप लोगों ने पर सेकंड सोचा, आपके पास क्या हो जाएगा, वो टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि पूरी रिएक्शन के अंदर कितनी बार किसी एक एंजाइम ने वापस से टर्न किया है, कितनी बार साइकिल को रिपीट किया, सब लोग क्या बोलते हो, टर्न ओवर नंबर बोलते हो। तो कैटालिटिक कांस्टेंट को आप लोग टर्न ओवर नंबर भी बोल सकते हो। अगर पर सेकंड की बात करें तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हो। इन वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ड्स के अंदर आप कंफ्यूज हो गए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कैटालिटिक साइकिल, यानी कि टर्न ओवर परफॉर्म बाय द एक्टिव साइट इन ए गिवन टाइम पीरियड। मैकेनिज्म आपके पास कुछ इस टाइप का होता है, ई एस के क्या बनाएगा आपके पास, ई एस बनाएगा, ई एस से बनाएगा आपके पास प्रोडक्ट, प्लस में आपके पास एंजाइम वापस रिलीज हो जाएगा। और अगर ये एंजाइम वापस से इस साइकिल को रिपीट करता है, फिर रिपीट करता है, फिर रिपीट करता है, लोग क्या बोलते हो, टर्न ओवर बोलते हो। और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि 1 सेकंड के अंदर आपके किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम ने कितनी बार साइकिल को रिपीट किया, उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोलने वाले हो। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। ये आपके पास डायरेक्टली बराबर होता है आपके K2 के, जो आपके मैकेनिज्म के अंदर रेट कांस्टेंट था K2, उसके बराबर होगा आपका टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बोल लो, टर्न ओवर नंबर बोल लो, या फिर आपका कैटालिटिक कांस्टेंट बोल लो। द क्वांटिटी हैज यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ माइकल मेंटन इक्वेशन, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू K2। न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, पास K2 के बराबर होता है। तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर आपको मैकेनिज्म दिया, वहां पर उसने K2 की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लेगी इसके अंदर कैटालिटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट जो आपके पास K2 की वैल्यू है उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। जो आपके पास K2 की वैल्यू होती है वो बराबर होती है, पास किसके बराबर होती है, कैटालिटिक कांस्टेंट के बराबर होती है, टर्न ओवर नंबर के बराबर होती है, फिर आपके पास टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और अगर उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया कि 60 मिनट के अंदर आपके पास कोई पर्टिकुलर एंजाइम 600 बार टर्नओवर कर रहा है, तो इसके टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको वहां पर पर सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज पूछी गई है वही चीज आपको वहां पर करनी है। सेकंड टर्म जो इंपॉर्टेंट वापस यहां पर क्या हो जाती है, वो कैटालिटिक एफिशिएंसी हो जाती है। इन माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स द रेशियो ऑफ कैटालिटिक कांस्टेंट एंड माइकल मेंटन कांस्टेंट दैट इज ईटा के पास क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में Km हो जाएगा। जो भी आपका K2 है उसको डिवाइड कर दो Km से। तो अगर उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैटालिटिक एफिशिएंसी और आप उसको K2 के बराबर करके आ जाओगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर पूछा है कैटालिटिक एफिशिएंसी तो उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, किसके बराबर आपके पास Km के बराबर हो जाता है। अगर उसने आपसे सीधा पूछा है टर्नओवर नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ K2 के बराबर करना है। एफिशिएंसी पूछिए तो K2 को डिवाइड करना है आपको Km से। Km को आप लोग कैसे निकालते हो आप लोग K इनवर्स प्लस का K2 डिवाइडेड बाय K1। आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो K1 है ये किसके बराबर होता है। तो आपको ईटा का ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और आपको उसका ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके CSI नेट एग्जाम के अंदर, गेट एग्जाम के अंदर, IIT JAM एग्जाम के अंदर। उन क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ आपको बनाने हैं ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, वो ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और फिर आपके पास बच जाएगा काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। तो इन सभी बचे हुए टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहे एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।